नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र विषय में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हैं। ये वे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूरे तरीके से आने की संभावना है। इनमें से अधिकांश प्रश्न पूछे जाएंगे और बेटा ये वे प्रश्न हैं जो पिछली बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं। प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है? प्रति व्यक्ति आय का क्या अर्थ है? प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। विश्व बैंक के द्वारा राष्ट्रों की जो विकसित या विकासशील होने का मापन किया जाता है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। और प्रति व्यक्ति आय का अर्थ होगा राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या में भाग देने पर प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका जो सूत्र है प्रति व्यक्ति आय इक्वल राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या। नेक्स्ट प्रश्न, निवेश क्या है? भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। वे यानी खर्च की गई मुद्रा को निवेश कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो अपना है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे और इसमें कौन सी गतिविधियां आ जाएगी? कृषि कार्य, खनन, पशुपालन, मत्स्यन, ये सब गतिविधियां प्राथमिक सेक्टर से संबंधित है। प्राथमिक सेक्टर यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करना। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र की दो गतिविधियों के नाम लिखे, तो गतिविधियां हो जाएगी कृषि, खनन और पशुपालन। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? कृषि क्षेत्र। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। किसी अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्र यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के उत्पादन के कुल योगफल को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिस्कुट के उत्पादन हेतु कोई दो मध्यवर्ती वस्तुएं लिखिए। तो बेटा बिस्किट के 2016 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका। 2016 में आपके एनसीईआरटी की किताबें थी और उसमें प्रश्न पूछा गया था। इसमें है बिस्किट के उत्पादन के लिए दो मध्यवर्ती वस्तुएं होगी आटा और चीनी। नेक्स्ट प्रश्न जो कि बेटा आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार भी आपके आने की पूरी संभावना रहेगी। छिपी बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? अल्प बेरोजगारी। दोनों एक ही चीज है। छिपी हुई बेरोजगारी भी पूछा जा सकता है और अल्प बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? तो बेटा अल्प बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति काम में संलग्न तो दिखाई दे रहा है, यानी काम में लगा हुआ दिखाई देता है, लेकिन अगर कार्य के अवसर उसकी क्षमता से कम मिलते हैं, अगर उसको काम से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। कृषि सेक्टर में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, वस्तु विनिमय प्रणाली की दो कठिनाइयां लिखें। बेटा वस्तु विनिमय प्रणाली की जो पहली कठिनाई है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में बेटा जो सेवाएं हैं उनका मूल्य निर्धारण करने में कठिनाई आती है। आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का अभाव। मेरे पास एग्जाम्पल है अपनी किताब में दिया हुआ है, जूते और गेहूं वाला। मेरे पास जूते हैं, मुझे जूते बेच के गेहूं खरीदने हैं। तो जिसके पास गेहूं है तो हो सकता है कि उसको जूते की आवश्यकता ही नहीं हो। तो इस प्रकार दो आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना बहुत ही कठिन बात है। नेक्स्ट प्रश्न, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? बेटा वैश्वीकरण का अर्थ होगा विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया जाता है और इसकी जो सहायक क्रियाएं हैं उदारीकरण, निजीकरण है। नेक्स्ट प्रश्न, व्यापार अवरोधक का क्या अर्थ है? व्यापार अवरोधक से क्या अभिप्राय है? बेटा व्यापार अवरोधक सरकार के द्वारा लगाए गए वे प्रतिबंध है जिसमें वे विदेशी व्यापार को नियमित करती है। जैसे देश में अपने भारत में भी 1991 में वैश्वीकरण को अपनाया गया और उससे पहले व्यापार अवरोधकों का प्रयोग किया गया ताकि घरेलू जो व्यवसाय, उद्योग धंधे हैं वो फल फूल सकें। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव बताइए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत के निवेश में वृद्धि हुई है और देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आई है, उन्होंने अपने निगम स्थापित किए हैं और इसका फायदा देश के लोगों को भी मिला है, देश के लोगों को रोजगार मिला है। शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है और इनका विस्तार विदेशों तक हुआ है।
1991 में वैश्वीकरण अपनाने के बाद भारतीय कंपनियां भी विदेशी क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा कर रही है। बहुत सारे भारतीय उत्पाद हैं जो लाभान्वित हुए हैं। वैश्व इसके कुछ नुकसान भी है। वैश्वीकरण के कारण उपजी प्रतिस्पर्धा के कारण छोटी औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई और बेरोजगारी में वृद्धि हुई। छोटे स्तर की जो औद्योगिक इकाइयां थी विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धा में वैश्विक कंपनियों का सामना नहीं कर पाई, वो बंद हो गई है और इससे बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, वैश्वीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका को समझाइए। जो प्रश्न बेटा मैंने अभी पूछा है आपके 3 या 4 नंबर का आता है, तो इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता रही हूँ, इसमें लिखे हुए नहीं है लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बेटा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वैश्वीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका। वर्तमान में दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के कारण वैश्वीकरण में तेजी आई है। दूरसंचार सुविधाओं टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और संवाद करने के लिए काम में लिया जा रहा है। कंप्यूटरों ने भी वैश्वीकरण को गति प्रदान की है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया। इंटरनेट से स्थितियां बहुत बदल गई है। पूरे संसार की जानकारी घर बैठे प्राप्त की जा सकती है, बांटी जा सकती है, ईमेल किया जा सकता है। तो वैश्वीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनौपचारिक क्षेत्रक ऋणों की 2 कमियां बताइए। तो बेटा अनौपचारिक क्षेत्रक ऋणों की 2 कमियां हैं। अनौपचारिक क्षेत्रकों पर सरकार का कोई नियंत्रण स्थापित नहीं होता और इन स्रोतों द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज की दर काफ़ी ऊंची होती है। दूसरा जो है बेटा, अनौपचारिक स्रोतों के द्वारा ऋणी का कई प्रकार से शोषण किया जाता है। ऋणी ऋण जाल में फंस जाता है और ये स्रोत लोगों को अनुत्पादक कार्य हेतु भी ऋण उपलब्ध करवाते हैं, जिससे लोगों के आय में तो वृद्धि नहीं होती वरन ऋण भार में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार अनौपचारिक क्षेत्र के जो ऋण है उनकी तुलना में औपचारिक क्षेत्र के ऋणों ज्यादा श्रेष्ठ हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार से बैंक ऋण उत्पादन में सकारात्मक भूमिका अदा करते हैं। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बैंक कम ब्याज दर पर लंबे समय के लिए ऋण देते हैं। बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों को ही ऋण नहीं देते बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों को भी ऋण देते हैं। बैंक ऋण उत्पादन में सकारात्मक भूमिका अदा करते हैं क्योंकि ऋण के जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है। वे ऋण लेकर फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग लगा सकते हैं, नया उद्योग लगा सकते हैं, वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि बैंक सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल उत्पादक कार्यों के लिए कर्ज देकर उत्पादन में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आपके अनुसार वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली में कौन सी प्रणाली श्रेष्ठ है और क्यों। तो बेटा हमारे दृष्टिकोण में वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली में मौद्रिक प्रणाली श्रेष्ठ है, क्योंकि मौद्रिक प्रणाली में जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए करता है। उदाहरण के लिए एक जूता निर्माता बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है तो वह जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। दूसरी तरफ वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग नहीं पाया जाता, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो ऐसा जरूरी नहीं है। वस्तु विनिमय प्रणाली में जूता व्यवसायी को जूतों के बदले गेहूं खरीदने के लिए गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ेगा जो गेहूं के बदले जूते खरीदना चाहता है। मुद्रा व्यवस्था में मुद्रा महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरत को खत्म कर देती है और विनिमय को आसान कर देती है। मौद्रिक प्रणाली में वस्तुओं का संग्रह मुद्रा के रूप में आसानी से किया जा सकता है, अतः स्पष्ट है कि विनिमय की मौद्रिक प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली से श्रेष्ठ है। नेक्स्ट प्रश्न, आपके अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक साख में कौन सी साख श्रेष्ठ है और क्यों। हमारे अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक साख में औपचारिक साख श्रेष्ठ है। इसका मुख्य कारण हम औपचारिक साख की अच्छाइयों के बारे में बता सकते हैं। औपचारिक स्रोतों के द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, इसमें लंबे समय तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। औपचारिक साख में शोषण की कोई संभावना नहीं होती।
भारत में औपचारिक साख स्रोतों पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण रहता है। औपचारिक साख में सरकारी नियमों और विनियमों का ध्यान रखा जाता है। अनौपचारिक साख की कमियां। अनौपचारिक स्रोतों के द्वारा सामान्यतः ऊंची ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसमें कर्जदारों का अनेक प्रकार से शोषण होने की संभावना होती है। इसमें सरकारी नियंत्रण का अभाव होता है। इसमें लिखा पढ़ी नहीं होती है। तो इस प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक साख में हम औपचारिक साख को श्रेष्ठ मानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणों के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने के लिए सुझाव दीजिए। तो बेटा, ऋण के औपचारिक स्रोतों में होते हैं बैंक, सहकारी समितियां, व्यावसायिक बैंक, स्वयं सहायता समूह। ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हें बढ़ाने हेतु निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक बैंकों और सहकारी समितियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, की जानी चाहिए। बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से ग्रामीण निर्धनों को मिलने वाले औपचारिक ऋणों का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ग्रामीणों को अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार को भी इन स्वयं सहायता समूह की स्थापना में अपने योगदान में वृद्धि करनी चाहिए, ताकि ग्रामीण लोग स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने छोटे छोटे कार्यों को निष्पादित कर सकें। आपके विचार से सार्वजनिक क्षेत्र क्यों आवश्यक है? सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार सड़कों, पुलों, रेलवे, बिजली, बांध आदि का निर्माण कर ढांचागत विकास और सिंचाई के क्षेत्र में योगदान देती है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में जो कार्य किए जाते हैं सरकार के द्वारा किए जाते हैं, और सरकार निजी लाभ के उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखती, बल्कि जनता के लाभ को उद्देश्य में ध्यान में रखती है। सार्वजनिक क्षेत्र जोखिम भरी सार्वजनिक कल्याण संबंधी गतिविधियों में निवेश करके देश के आर्थिक विकास में योगदान करता है। ये देश के विकास में भारी पैमाने पर परियोजनाओं को चलाकर महत्वपूर्ण योगदान करता है। सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक समाज कल्याण की योजनाएं चलाई जाती है जो देश के विकास में सहायक है। सार्वजनिक क्षेत्र से देश में गरीबी और बेरोजगारी दूर करने में मदद मिलती है। सार्वजनिक क्षेत्रों में भारी पूंजी निवेश होता है, जिससे पूंजी निर्माण की दर तीव्र होती है। तो इस विचार सार्वजनिक क्षेत्र देश के विकास के लिए आवश्यक है। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता को समझाइए। किसी भी अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रत्येक क्षेत्र का विकास अन्य क्षेत्र पर निर्भर है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र का अन्य क्षेत्र को वस्तुएं और सेवाएं देता है। अपने स्वयं की जरूरत की वस्तुएं और सेवाएं अन्य क्षेत्रक से खरीदता है। प्राथमिक क्षेत्रक मुख्यतः न कि पूर्णतया प्रकृति एवं प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करता है। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, और द्वितीयक क्षेत्र की मांग के द्वारा प्राथमिक क्षेत्र प्रभावित होता है। द्वितीयक क्षेत्र पूर्णतः प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों पर निर्भर रहता है। तो बेटा, इस प्रकार जो द्वितीयक क्षेत्र है की मांग के द्वारा प्राथमिक क्षेत्र प्रभावित होता है। द्वितीयक क्षेत्र पूर्णतः प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों पर निर्भर करता है, और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र तीनों एक दूसरे पर निर्भर है। नेक्स्ट प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में 3 अंतर बताइए। कई बार पूछ लिया जाता है, तुलना कीजिए, वेमस से बताइए। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के अंतर की अपन बात कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। ये गतिविधियां सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जैसे कि रेल विभाग एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसके विपरीत निजी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, नियंत्रण होता है, और वे निजी हित हेतु आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। निजी हित यानी मुनाफे के लिए। सार्वजनिक क्षेत्र में मुनाफे का ध्यान नहीं रखा जाता। जैसे हमारे पास स्थित ICICI बैंक निजी क्षेत्र का उपक्रम है। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि करना होता है। जनता की भलाई से, जनता के कल्याण से संबंध होता है, जबकि निजी क्षेत्र की गतिविधियों का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। जनता की भलाई उनका उद्देश्य नहीं है। तीसरा अंतर, सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की भरपाई सरकार करों के माध्यम से करती है, जबकि निजी क्षेत्र में किए गए व्यय की भरपाई लाभ के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, आपकी दृष्टि में विकास का कौन सा प्रकार और स्तर धारणीय है, समझाइए। हमारे अनुसार विकास का वह प्रकार और स्तर धारणीय है जो चाहे ऊंचा हो या कम, परंतु उसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी के लिए भी स्तर बना रहे। विकास के इस धारणीय स्तर पर एवं प्रकार में भावी पीढ़ी की उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना
वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने पर बल दिया गया है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी इसमें शामिल किया गया है। हमें संसाधनों का दोहन, अंधाधुंध दोहन नहीं करना है, सीमित रूप से उपयोग करना है, उनका संरक्षण करना है ताकि उनका जो स्तर है धारणीय बना रहे और पर्यावरण भावी पीढ़ियों हेतु संरक्षित रखा जाए। प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना कि वे भावी पीढ़ी के लिए पर्याप्त हो। तो विकास के इस धारणीय स्तर पर नवीकरणीय साधनों के कुशल उपयोग और नवीकरणीय साधनों के अधिक उपयोग पर बल दिया गया ताकि हम भावी पीढ़ी को ये विकास का वर्तमान स्तर और प्रकार दे सकें। नवीकरणीय संसाधनों पर अधिक से अधिक जोर देना। नेक्स्ट प्रश्न, आपकी दृष्टि में दो देशों के मध्य विकास की तुलना करने के लिए कौन सा मापदंड श्रेष्ठ है, क्यों, समझाइए। दो देशों के मध्य विकास की तुलना कई मापदंडों पर की जा सकती है, किंतु दोनों देशों की तुलना करने के लिए उनकी जो आय है, प्रति व्यक्ति आय, जिसको औसत आय कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण है। प्राय जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित माना जाता है, क्योंकि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। दो देशों की तुलना करने हेतु कुल आय की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय अथवा औसत आय एक श्रेष्ठ मापदंड है, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या भिन्न भिन्न होती है। अतः कुल आय के आधार पर सही तुलना संभव नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में प्रति व्यक्ति आय या औसत आय विकास को समझने और दो देशों के मध्य विकास की तुलना करने का अधिक बेहतर मापदंड है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में भी देशों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आर्थिक विकास के कोई 3 लक्ष्य समझाइए। आर्थिक विकास के लक्ष्य: आय में वृद्धि, नियमित रोजगार और बेहतर मजदूरी, समानता एवं सुरक्षा, शैक्षणिक विकास। तो आर्थिक विकास की अपन बेटा बात कर रहे हैं। आर्थिक विकास का तात्पर्य लोगों के जीवन को पहले से बेहतर बनाना है। तो विकास का पहला लक्ष्य आय में वृद्धि। विकास का सबसे प्रमुख लक्ष्य आय में वृद्धि करना है। इसमें राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों ही शामिल है। नियमित रोजगार और बेहतर मजदूरी दूसरा लक्ष्य। विकास का एक अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य है लोगों को नियमित रोजगार और बेहतर मजदूरी के अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा है समानता और सुरक्षा। विकास के अंतर्गत सभी लोगों को समानता का व्यवहार हो और सभी देश या राज्य में निवास करने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित समझें। इसके अलावा शैक्षणिक विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार। तो बेटा ये थे अर्थशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।